हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ फॉर डूइंग द हिंदू एडिशन ऑफ द 13 जनवरी 2023। एक बार फिर से हम न्यूज़ को देखेंगे। जो आज का जो न्यूज़पेपर है वो हमारे लिए फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे हम इन्फ्लेशन के बारे में बात तो करेंगे, साथ साथ में हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ साथ में हम जीएसपी के बारे में भी बात करेंगे, विच इज़ इन रिलेशन टू द इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। ठीक है, सो दिस थ्री थिंग्स फ्रॉम द इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू सी दैट। देन अब हम अगर बात करें आगे चल के, अगर हम बात करें तो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम इन इसराइल, क्योंकि इसराइल में एक बार फिर से जनरल इलेक्शन के बाद नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो एक वेस्ट बैंक को लेके एक इशू है। वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा। तो ये वेस्ट बैंक क्या है, उसको हम वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, ठीक है, इसराइल ने इसको कब एक्वायर किया था या कब एनेक्स किया था, कौन से वॉर के बाद। सो नाउ व्हाट इज़ द करंट स्टेटस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम गोइंग ऑन ओवर देयर। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, एंड हाउ दैट थिंग इज लिंक्ड विद द पॉलिटिक्स। ओके, so we are going to do article on Israel also, so that is very important. And then we are going to look at the global south summit, which is again a very important article. उसके बाद we will also see the role of governor. ठीक है, we will be studying about article 163. ओके, तो इसके हम और कुछ जजमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल ऑल्सो सी सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द करंट क्राइसिस विच इज़ गोइंग ऑन इन तमिलनाडु. So let's start the news. The first news is that world is in crisis and it's not clear how long it will last, says our Prime Minister. तो यहाँ पे एक समिट है जो इंडिया में हो रहा है, ओके, वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ समिट। ओके, सो यहाँ पे हमने कल भी पढ़ा था कि जो G20 के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पहले, हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके, तो हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी ये कहा था कि दैट द डेवलपिंग कंट्रीज दे आर पेइंग वेरी हैवी प्राइस फॉर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। गॉट इट। सो अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि द वर्ल्ड इज इन क्राइसिस एंड इट इज नॉट क्लियर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। तो ये जो इंडिकेशन है ये कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हुए हैं डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, पहला चीज तो वो। सेकेंड, जो कोविड-19 के बाद जो रिकवरी हो रही थी उसको एक डेंट लगा, ठीक, उसके बारे में। देन क्लाइमेट चेंज, ये जो मेजर इश्यूज हैं तो आप देखेंगे कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो हियर इफ यू जस्ट सी दैट वाइल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट वाज गोइंग ऑन, 120 कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो यार द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज आर स्लोइंग डाउन। देखिए ये कंसर्न्स बता रहे हैं। पहला क्या है, दैट मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज आर स्लोइंग डाउन। तो कहीं ना कहीं इसमें रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, जो क्रूड ऑयल वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और इन्फ्लेशन दोनों एडवांस्ड इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक, डेवलपिंग कंट्रीज को तो हर्ट कर ही रही हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशंस ने फंड रेज किया था पाकिस्तान के लिए। ओके, बिकॉज पाकिस्तान के पास सिर्फ जो जितने फॉरेक्स रिजर्व है, इट इज़ इनफ टू कवर ओनली 3 weeks ऑफ इम्पोर्ट। श्रीलंका is already facing the crisis, same with Bangladesh and Nepal. So we can see that along with advanced economies, developing countries are also suffering. Then global growth will come from the countries of the south. I think if we work together we can see the global set the global agenda. So now this is the importance of the global south कि अगर हम 21st सेंचुरीज की बात करें तो 21st सेंचुरी में जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो अपने में फाइट तो कर रही हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करता है? सो इट डज नॉट लाई इन ग्लोबल नॉर्थ, इट लाइज इन ग्लोबल साउथ। अब ये ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ जो है इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट विच encompasses the developing and least developed countries in the world. Okay, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो बताया गया है वो ये है कि the global south does not have an adequate voice in the 8-decade-old model of global governance and it should shape the emerging order. तो ये कह रहे हैं कि 1945 के बाद से जो एक ग्लोबल ऑर्डर बना है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस को देखिए, वर्ल्ड बैंक को देखिए, आईएमएफ को देखिए, तो यहाँ का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि जो ग्लोबल साउथ है, मतलब जो डेवलपिंग और एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इनको जो है इनका जो बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें इनका वेटेज नहीं है, विच नीड्स टू एमर्ज अगेन। एंड ये कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी द ग्लोबल साउथ सेंचुरी।
द नेक्स्ट इज वेजिटेबल प्राइसेस हेल्प कूल इन्फ्लेशन। तो अब हम पहले इकोनॉमिक न्यूज़ की तरफ आते हैं। वेजिटेबल प्राइसेस हेल्प कूल इन्फ्लेशन। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे कौन से इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो दो इंडेक्स चलते हैं इन्फ्लेशन के। एक इंडेक्स है WPI विच इज कॉल्ड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ओके, विच इज रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इकोनॉमिक एडवाइजर जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो रिलीज़ करते हैं। दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जो रिलीज़ किया जाता है दैट इज़ बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, समटाइम्स इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो यहाँ पे जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं वो WPI की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं CPI की, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ओके, यहाँ पे वेजिटेबल प्राइसेस के नीचे आने की वजह से जो रिटेल इन्फ्लेशन है, हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, सो इट हैज़ कम टू अ 12 मंथ लो। 12 मंथ लो कितना? 5.72%। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नंबर 5.72%? तो अगर आप देखेंगे 5.72% जो है वो 6% टॉलरेंस लिमिट के नीचे है। नाउ व्हाट इज दिस 6%? तो पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो टारगेट होता है इन्फ्लेशन का इंडिया में, दैट इट शुड ट्राई टू मेंटेन द इन्फ्लेशन विद इन द रेंज ऑफ 4% ±2%। इसका मतलब जो लोअर रेंज है इन्फ्लेशन का वो है 2% और जो अपर रेंज है वो है 6%। 6% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए। बट हमने पिछले साल देखा, ठीक है, करीब 10 महीने तक इन्फ्लेशन जो था वो 6% के ऊपर था, मेनली ड्रिवन बाय द इंक्रीज इन global commodity prices, food prices, shortage in rainfall in many areas, which led to reduced output of wheat and then rice, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी विच वाज हैपनिंग ड्यू टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस विच वाज गोइंग ऑन एंड इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, सो द इन्फ्लेशन वाज अबव द 6%। बट अब जो इन्फ्लेशन है वो 6% के नीचे आया है। बट अगर आप देखेंगे कि इसमें जो मेजर रोल जिसने प्ले किया है वो है वेजिटेबल प्राइसेस। तो वेजिटेबल प्राइसेस के कम होने के बाद से इन्फ्लेशन जो है वो 6% के नीचे आ गया, मतलब RBI के अपर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे आ गया, ठीक है। तो जो वेजिटेबल प्राइसेस इट हैज डिक्रीज बाय 15.1%। अगर आप देखें आगे कि रूरल इन्फ्लेशन कितना है, तो अब इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं कि भाई हम CPI की बात की है, CPI ओवरऑल इट इज 5.72%। अब रूरल इन्फ्लेशन कितना है, तो इफ यू विल जस्ट सी रूरल इन्फ्लेशन इट इज एट 6.05%, क्योंकि फूड प्राइसेस वहाँ पे बढ़ रहा है। अगर हम अर्बन इन्फ्लेशन की बात करें इट इज जस्ट 2.8%। उसके बाद अगर हम बात करें कि फूड एंड फ्यूल, ये एक वोलेटाइल कंपोनेंट होता है इन्फ्लेशन में, झटके में ऊपर जाता है, झटके में नीचे आता है, फूड और फ्यूल का प्राइसेस। तो एक कॉन्सेप्ट है कोर इन्फ्लेशन का, जहां पे हम इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करते, वी एक्सक्लूड फूड एंड एनर्जी। सो कोर इन्फ्लेशन जो है मेजरली इट टेल्स अबाउट द इन्फ्लेशन इन द ड्यूरेबल्स और इन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड इट इज द इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। तो जो कोर इन्फ्लेशन है विच एक्सक्लूड्स फूड एंड एनर्जी, it is now 6.1% and it has increased, basically it has increased from 6% to 6.1%, fine। तो अगर मैंने आपको पहले ही बोला कि कोर इन्फ्लेशन जो है इट शोज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, की लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन कैसे रहने वाला है। तो इफ द कोर इन्फ्लेशन इज स्टिल हाई और इट इज इंक्रीजिंग, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी इकोनॉमी के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि इस बार तो वेजिटेबल प्राइस नीचे चले गया तो इन्फ्लेशन नीचे आ गया। पर अगर वेजिटेबल प्राइस अगले महीने अगर ऊपर चले गया ड्यू टू सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स या ड्यू टू आउटपुट प्रॉब्लम, तो फिर से इन्फ्लेशन जो है वो 6% को तोड़ के आगे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो इन्फ्लेशन रिमेन हाई फॉर पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मिसलेनियस एंड हेल्थ सर्विसेज। Now economy. The next important news from the economy is that industrial output rebounded to 7.1% in November after October contraction. So we are talking about industrial output. How we measure industrial output in India? We measure industrial output by index of industrial production. एक इंडेक्स है, जैसे आपने CPI के बारे में पढ़ा अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वैसे एक और इंडेक्स है which is called as इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसको कौन सी बॉडी रिलीज करती है? सेम बॉडी विच रिलीजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो दिस इज आल्सो रिलीज बाय सेंट्रल
स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड है कि हर इंडेक्स का अपना बेस ईयर रहता है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2011-12 है। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कितना होगा बेस ईयर, तो सेम एज सीपीआई, दैट इज 2011-12, ठीक। Now, the job of consumer price index is it will tell you about the inflation. Then what is the job of index of industrial production? तो index of industrial production जो होता है, it tells you the volume of output of industries, ठीक है, कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्रीज में। फाइन, सो इफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट इज रिबाउंडिंग दैट 7.1%, so it means the industrial output is increasing। तो अगर आप यहाँ पे नंबर की सिर्फ बात करें तो हम मोटा मोटी देखेंगे कि दैट इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट बाउंस्ड बैक टू 7.1% ग्रोथ इन नवंबर 2022 आफ्टर श्रिंकिंग 4.2% इन अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में ये नीचे चले गया था, उसके बाद फिर से ये 7.1% के ऊपर आ गया। अभी यहाँ पे व्हाट आर द रीजंस, तो एक रीजन जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि इफ़ वी आर कंपेयरिंग नवंबर 2022 विद नवंबर 2021 और नवंबर 2021 में ग्रोथ बहुत ही कम था, दैट इज ओनली 1% ग्रोथ। तो अगर आप 1% ग्रोथ को अगर कंपेयर करेंगे, गॉट इट, तो इस साल का जो आपका ग्रोथ होगा वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। फॉर एग्जांपल सीधा बताऊं कि अगर 90 से कोई 100 जाता है तो ये इंक्रीज बहुत ही कम है, बट अगर इफ समबडी इज गोइंग फ्रॉम 50 to 100 दिस इंक्रीज इज वेरी हाई। सो नवंबर 2021 में सेकंड वाला केस था, दैट द इंडस्ट्रियल आउटपुट वाज वेरी लेस, बट नवंबर 2022 में थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसके लिए नंबर जो है बहुत ज़्यादा आ गया, दिस इज कॉल्ड एज बेस इफेक्ट, ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट मैन्युफैक्चरिंग ग्रू 6.1% फ्रॉम नवंबर 2021 एंड इट रोज 6.55% सिक्वेंशियली। देन माइनिंग आउटपुट ग्रोथ एक्सेलरेटेड फ्रॉम 2.5% टू 9.7%। फाइन, तो ये करंट अफेयर्स है। नाउ व्हाट इज द स्टैटिक पार्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो मैंने आपको तो ये बता दिया, इट इज रिलीज्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। द सेकंड इज द बेस ईयर इज 2011-12। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इसके अंदर, दैट इज व्हाट इज द वेटेज ऑफ कोर सेक्टर इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कोर सेक्टर, देयर आर टोटल 8 कोर सेक्टर, कोर CORE कोर, इसका जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इट इज 40.27%, 40.27%। कोर सेक्टर में टोटल 8 इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है। तो वो 8 इंडस्ट्रीज में उनका नाम दे रहा हूं, आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एक तो हो गया कोल, ओके, फिर हो गया क्रूड, फिर हो गया रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी, फिर हो गया नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। तो ये चारों की चारों चीजें अगर आप देखेंगे तो ये एनर्जी से जुड़ा हुआ है। फोर्थ इंडस्ट्रीज रिलेटेड विद एनर्जी, कोल, क्रूड, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। पांचवा विल बी इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा विल बी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद स्टील, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, उसके बाद सीमेंट, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, so these 8 industries they are called as core sector of the Indian economy, so please note it down। और इनका वेटेज कितना होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, दैट इज 40.27%। द नेक्स्ट इज गोयल रूल्स आउट मिनी ट्रेड पैक्ट विद यूएस, सेज जीएसपी नॉट अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया। नो, यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात जो चल रही है फोरम पे चल रही है, दैट इज द 13th इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, ओके। So it was held in Washington where Mr. Goyal he met Miss Tai। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा, हु इज द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, सो कैथरीन ताई। तो यहाँ पे जो इंडिया और यूएस की जो बात चल रही है, तो यूएस ने ये क्लियर कर दिया है कि जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं आपको खुद से दे रहा हूँ। यूएस ने ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब नहीं करना चाहता है। पहला चीज तो ये। सेकेंड, यूएस ने एक पार्टनरशिप लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड एज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF। तो इसका जो एक पिलर है वो है ट्रेड,
दूसरा है सप्लाई चेन, फिर टैक्स, फिर एनवायरनमेंट, ऑल दिस थिंग्स, फाइन। सो एक पिलर है ट्रेड। तो इंडिया इट इज अ पार्ट ऑफ IPEF along with other 13 countries, but India is not participating in trade pillar of IPEF। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके। सेकेंड इज कि ये GSP क्या है। तो GSP का जो फुल फॉर्म है वो है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो ये जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, इसकी सबसे पहले बात हुई थी 1964 में। ठीक है, 1964 में यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनिटैड। इसने सबसे पहले इसकी बात की थी। देन इट वाज अडॉप्टेड, ओके, फाइनली इन 1971। ओके। तो दैट इज जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो UNCTAD के पास टोटल 13 कंट्रीज ने GSP का सिस्टम सबमिट किया है, बट 15 कंट्रीज ऐसी हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड सिस्टम्स, दोज फॉलोज द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो अब ये जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में ये होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज दे विल अलाउ ड्यूटी फ्री एक्सेस। देखिए यहाँ पे लिखा है अलाउ एलिजिबल डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री गुड्स टू द US। फाइन, दैट इज द बेनिफिट ऑफ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर US ने इंडिया को रिकग्निशन दे दिया है कि इट इज दैट इट विल बी कवर्ड अंडर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो एग्रीकल्चरल गुड्स या कुछ गुड्स उसमें होते हैं विच विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी। ओके, इम्पोर्ट ड्यूटी उनके ऊपर नहीं लगेगा। सो दैट विल एनेबल इंडिया टू एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट टू US विदाउट पेइंग ड्यूटीज। तो इससे फायदा क्या होता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स दे रिमेन कॉम्पिटिटिव इन US मार्केट बिकॉज दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस। तो इससे बेनिफिट मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज को और उनको हेल्प मिलता है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट यूजिंग ट्रेड एज अ फल्क्रम फॉर डेवलपमेंट, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गॉट इट? बट 2019 में इंडिया वॉज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सिस्टम। ओके, जब उस ट्रम्प की सरकार थी तो उन्होंने इंडिया को इस सिस्टम से बाहर कर दिया था, सेइंग दैट इंडिया जो है अब वो एमर्जिंग इकोनॉमी हो चुका है और इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। फाइन। अब इंडिया में जो है वो इसके बारे में बात तो चल रही है, बट इफ यू विल जस्ट सी, जो हेडलाइन है दैट गोयल रूल्स आउट मिनी ट्रेड पैक्ट विद US एंड सेज GSP नॉट अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया, दैट करेंटली दे आर नॉट लुकिंग फॉर GSP, they are looking for, okay, some other types of benefits which can help India in its industrial development. Okay, now let's talk about world news। तो वर्ल्ड न्यूज में पहला है दैट UAE नेम्स ऑयल चीफ टू हेड COP28 टॉक्स रेजिंग क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे देखिए COP दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, दिस इज रिलेटेड विद इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, विच वाज द आउटकम ऑफ रियो अर्थ समिट। ठीक है, रियो अर्थ समिट 1992। तो इसका जो एम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, इसका जो एक एम है टू रेड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो जो आप सुनते हो नाम क्योटो प्रोटोकॉल which came out in 1997, then Paris Climate Agreement, then Loss and Damage Fund, they are all related with COP। तो जो COP का जो 26th मीटिंग था वो ग्लासगो में हुआ था, 27th मीटिंग जो था वो इजिप्ट में हुआ था, और 28th मीटिंग इस साल होगा, कहाँ पे होगा? UAE में। अब UAE ने किसको प्रेसिडेंट बनाया है? ठीक है, so UAE has appointed Sultan Al Jaber, who is the chief executive of UAE's Abu Dhabi National Oil Company, as the president of COP28, and he is the first CEO to take the role of at the United Nations meet। Normally government people होते हैं जो ये रोल लेते हैं, but he is the first CEO who will be appointed for this। Second is एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि थेसालोनिकी was in news related to what। तो यहाँ पे जेविश मेमोरियल है, होलोकास्ट मेमोरियल है, ओके, विच वाज vandalized in Greek। So this is the second Greek Jewish memorial, okay, vandalized in Thessaloniki। तो थेसलोनिकी एक जगह है, वहाँ पे जो सेकंड ग्रीक मेमोरियल था ज्यूस का, उसको अगेन वेंडलाइज किया गया है। द नेक्स्ट इज श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स सिरिसेना टू पे विक्टिम्स ऑफ बॉम्बिंग्स। तो यहाँ पे श्रीलंका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फॉर्मर प्रेसिडेंट को कहा है टू पे अ कंपनसेशन ऑफ लंकन रुपीज $100 million to victims of April 2019 ईस्टर संडे टेरर ब्लास्ट।
while pointing to a reckless intelligence failure on the part of the executive. तो ये 2019 ईस्टर संडे बॉम्बिंग हुआ था कोलंबो में, ओके। एंड यहाँ पे इंडिया ने इंटेलिजेंस दे दिया था श्रीलंका को, बट श्रीलंकन एग्जीक्यूटिव दे डिड नॉट एक्टेड ऑन दैट, गॉट इट। सो नाउ द श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे मित्रपाला सिरिसेना, कि उनको कंपनसेशन देना चाहिए 100 मिलियन का। तो कहते हैं कि एक विक्टिम फंड बनना चाहिए at the Office of Repatriation, which must formulate a scheme to award the sums ordered as compensation in a fair and equitable manner to victims and families. The next is UAE agrees to roll over debt to Pakistan. So I have already told you that Pakistan again is going through its financial crisis. अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है, इनफ रिजर्व टू पे फॉर जस्ट 3 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट। मतलब यूएई का जो टोटल लोन है पाकिस्तान को जो उसने दिया है वो है $2 बिलियन। तो इसको यूएई ने रोल ओवर कर दिया। रोल ओवर किया के मतलब ठीक है आप बाद में दे सकते हो, ठीक है, जब भी आपके पास पैसा हो जाए। सो इट विल प्रोवाइड द कंट्री विद एन एक्स्ट्रा लोन ऑफ $1 बिलियन, Islamabad said on Thursday. So see, the UAE president agreed to roll over the existing loan of $2 billion and additionally provided $1 billion loan to the Pakistan. अब पाकिस्तान की देखिए स्टेटस क्या है। पाकिस्तान नेशनल डेब्ट स्टैंड्स एट $274 बिलियन और 90% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज वेरी टू मच। Then the nation's foreign reserve have dwindled to less than $6 billion with obligations of more than $8 billion in the first quarter alone. तो बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है कि $274 बिलियन का नेशनल डेब्ट है जो 90% ऑफ जीडीपी है, ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे द नेशंस फॉरेन रिजर्व दे हैव ड्विंडल टू लेस देन $6 बिलियन। फॉरेन रिजर्व भी बहुत कम है और सिर्फ पहले 3 महीने का उधार कितना है, $8 बिलियन। अब हम आते हैं एक रिपोर्ट के ऊपर, दैट इज इंडिया इंटेंसिफाइड क्रैकडाउन ऑन एक्टिविस्ट मीडिया इन 2022 सेज ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट। तो एक वर्ल्ड रिपोर्ट है 2023 ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच रिलीज ऑन सैटरडे। तो एक रिपोर्ट क्या कहता है कि इंडियन अथॉरिटीज दे हैड इंटेंसिफाइड एंड ब्रॉडन देयर क्रैकडाउन ऑन एक्टिविस्ट ग्रुप्स एंड द मीडिया थ्रू 2022, adding that the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party led government used abusive and discriminatory policies to repress Muslims and other minorities. It says that the authorities in several BJP ruled states demolished Muslim homes and properties without legal authorization or due process as summary punishment for protest or alleged crimes. Then it also talks about Jammu and Kashmir, that on Jammu and Kashmir the report said that even after 3 years of dilution of Article 370, the government continued to restrict free expression, peaceful assembly and other basic rights. The next is it talks about the Foreign Contribution Regulation Act and other allegations of financial irregularities against the NGOs. अब इस रिपोर्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिए क्या लिखा है। The increasingly liberal steps taken by the Supreme Court in India, citing the ruling to halt all use of colonial era sedition law and banning of the two-finger test to protect survivors of sexual assault. So for the government, the report is criticizing, but for Supreme Court, the report is highlighting the liberal view taken by it. वन लाइनर में देख लेते हैं, जोशीमठ डिमोलिशन ऑफ 2 डैमेज होल्डर्स बिगिंस। तो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द वर्किंग ऑफ डिमोलिशन ऑफ डेंजरस बिल्डिंग व्हिच हैव डेवलप्ड द क्रैक इन द सिंकिंग टाउन ऑफ जोशीमठ, फाइन। उसके बाद अगर आप देखेंगे फैमिलीज अफेक्टेड इन जोशीमठ आर बीइंग रिहैबिलिटेटेड, सो दैट हैज आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट इन द दिल्ली हाई कोर्ट। द नेक्स्ट इज obituary. So social stalwart Sharad Yadav passes away. So Sharad Yadav, he was the JDU leader, okay, and he was from Hoshangabad in Madhya Pradesh, and he has passed away. So इनका पार्टी याद रखना that he was the former president of JDU United, जिस पार्टी से नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर। अब हम एक आर्टिकल देखते हैं, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। तो यहाँ पे देखिए ये हमने कल एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने एमजेएसी के बारे में कहा था कि इट वाज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, ही वाज टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड ही साइटेड दैट देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही थी, तो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड जुडिशियल रिव्यू. Now see, what is the basic structure concept? So it was basic concept structure concept जो है, it is the outcome of Keshav Nanda Bharti case 1973. Okay, it cannot be found in any article. अगर आप original constitution में देखोगे या अभी भी देखोगे तो basic structure कहीं भी mention नहीं है. ठीक है. Now what is basic structure? So it denotes a set of principles which links all the provisions and makes the constitution an organic whole. इट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ढांचा है, एक बेसिक सोल है, विच कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट. ओके, सो दिस पार्लियामेंट इज लिमिटेड फ्रॉम मेकिंग अमेंडमेंट विच अफेक्ट द कोर वैल्यूज और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. So some of the features of the basic structure are supremacy of the constitution, separation of powers between the legislature, executive and judiciary, and democratic character of the polity. The next is India has made marked progress in LAC infrastructure development, says Army Chief. So there are reports that China is building villages along the LAC, which can be used as the base for future skirmishes with India. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे LAC का, तो what is the full form of LAC? It is line of actual control. It is line of actual control. इसका टोटल लेंथ कितना है LAC का? दैट इज 3488 किलोमीटर. 3488 किलोमीटर. LAC को हम मेजरली 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं. वेस्टर्न लद्दाख वाला एरिया, मिडल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, ईस्टर्न सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया. तो वेस्टर्न में लद्दाख, अगर डिस्प्यूटेड साइट्स की बात करें तो लद्दाख, मिडल में बाराहोती. हमने कल जोशीमठ के बारे में पढ़ा था कि बाराहोती जाने के लिए भी आपको जोशीमठ से होके जाना पड़ता है. देन ईस्टर्न में तवांग. आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि यांगसे करके एक एरिया है जहाँ पे PLA और इंडियन आर्मी के बीच में फिर से स्किर्मिश हुआ था. ओके, सो अब आप एक लाइन के बारे में पढ़ते होंगे, मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन आप बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे कि मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना. तो ये LAC को पूरा मैकमोहन लाइन नहीं कहते. ठीक है. ईस्टर्न सेक्टर में जो डिवीजन है इंडिया चाइना का, उसी को सिर्फ मैकमोहन लाइन बोलते हैं. ये क्वेश्चन ठीक है कि मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट नॉट थ्रू आउट द LAC, बट ओनली इन द ईस्टर्न सेक्टर. दैट्स ऑल. फाइन. जैसे कि अगर आपने सुना होगा रेडक्लिफ लाइन, it demarcates the physical boundary between India and Pakistan. Then Durand line, it demarcates the boundary between Afghanistan and Pakistan. ठीक. Now if you will just see that what initiatives have been taken by for developing infrastructure in LAC, our Army Chief General Manoj Pandey is saying that is construction of 6,000 kilometers of roads, okay, upgrading of bridges which can carry guns and tanks. Then Frontier Road, which runs a total of 1800 kilometers connecting important valleys. Then there will be, you can see, connectivity in Ladakh and Kameng in Arunachal has improved. Then in Ladakh there is Zojila Tunnel and Zedmore Tunnel, which will link valley to Ladakh and will be operationalized by the end of the year. Then for connectivity to Leh from the other side, Atal Tunnel is also being constructed. Then there is Shinkula Tunnel along Nemu Padam Daricha Road, which is in the final stage. Okay. उसके बाद अगर हम देखेंगे तवांग और कैमेंग सेक्टर के बारे में. सो तवांग और कैमेंग सेक्टर, दे आर इन द ईस्टर्न सेक्टर. तो सेला टनल इज लाइकली टू गेट ऑपरेशनल बाय द मिडल ऑफ द ईयर एंड वन ब्रिज साउथ एट नेचिपू नियर बोमडीला. नाउ द नेक्स्ट इज गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एट लॉगरहेड. सो अगेन हमने जो तमिलनाडु के बारे में पढ़ा था कि जो आर्टिकल 176 के अंदर जो गवर्नर जो हैं, जो स्पेशल एड्रेस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, सो दैट द तमिलनाडु गवर्नर RN रवि ही वॉकड आउट ऑफ दैट. ओके. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेट्स सी एज सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डज दे से अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर. नाउ सी व्हाई दिस थिंग इज कमिंग ऑन अगेन एंड अगेन. ठीक है ना. तो देखिए ये पहले भी हो चुका है. सेंटर में यू हैव डिफरेंट गवर्नमेंट. ठीक है ना. जो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट हैं जो सेंटर के गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है. जैसे तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस स्टेट्स. फाइन.
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 154 जो है, इट सेज that the executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। ये कहता है, तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में है, वो उसको डेलीगेट भी कर सकते हैं, ठीक। बट आर्टिकल 163 को पढ़िए। नाउ आर्टिकल 163 यू कैन से दैट बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन स्टेट्स। So Article 163 क्या कहता है? That the governor shall exercise his functions with the aid and advice of the Council of Ministers, except for functions which require his discretion। ठीक है, तो गवर्नर किसके एडवाइस से बाउंडेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से बाउंडेड है। कब तक? जब तक उसको अपने डिस्क्रिशन में काम ना करना पड़े। बट व्हाट इज डिस्क्रिशन? गवर्नर कब डिस्क्रिशन ले सकता है? तो वो आर्टिकल 163 के क्लॉज 2 में लिखा है कि अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि इज दिस मैटर कम्स अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर और नॉट, देन द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल। ठीक है, बट अब हम आते हैं 1976 में। तो 1976 में क्या होता है कि द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया कि जो मिनिस्ट्रियल जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, दैट शुड बी बाइंडिंग, कि प्रेसिडेंट को वही एडवाइस मानना पड़ेगा, ठीक। बट ऐसा कोई भी प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ठीक है, कि अगर स्टेट के अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ एड एंड एडवाइस करते हैं देन दैट इज बाउंड ऑन द गवर्नर। सो बट देर आर सर्टन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखिए हमेशा इंडिया में यही होता है, इफ द लॉ कैन नॉट फुलफिल द पर्पस, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई जजमेंट होगा जो उस लीगल गैप को भरेगा। तो इन 2016 नाबाम रेबिया जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा कि आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द गवर्नर a general discretionary power to act against or without the advice of his council of minister। पहले बोला जा चुका है, ठीक है। Then in Shamsher Singh and another versus State of Punjab, a 7-judge constitution bench had said that the president and the governor shall exercise their formal powers in accordance with the advice of their ministers other than in some exceptional situations। What? अब हम एक्सपर्ट पैनल के पास चलते हैं कि भाई एक्सपर्ट पैनल्स क्या बोल रहे हैं। सो there are two commissions related to center-state relations. One is Sarkaria Commission and then Mother Mohan Punchi Commission और MM Punchi Commission। उसमें से सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के सिचुएशन को लिए। वो क्या कहता है सरकारिया कमीशन रिपोर्ट? दैट द रोल ऑफ द गवर्नर इज टू सी दैट अ गवर्नमेंट इज फॉर्म एंड नॉट टू ट्राई टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। गवर्नर का मतलब क्या है? सुपरवाइजरी रोल है, इंटरवेनिंग रोल नहीं है। एंड इट रिकमेंड्स ओके दैट द गवर्नर शुड that the center should appoint non-political governors through independent mechanisms after consultations with the concerned chief ministers। This is also a very important recommendation of सरकारिया कमीशन कि आप जब भी गवर्नर अपॉइंट करो तो एक तो वो उस स्टेट से ना हो, उस स्टेट के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ना हो, नॉन पॉलिटिकल हो गवर्नर, और आप चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही उनको अपॉइंट कीजिए, ठीक। अब हम आते हैं कुछ गवर्नर्स जो न्यूज़ में थे। तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ओके, from Kerala, he's a Kerala governor. So he had asked 11 vice chancellors to resign, citing irregularities in their appointment. Okay, उसके बाद तेलंगाना में गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन एंड चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, they have been at loggerheads। Then महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट चल रहा था तो the government was at loggerhead with the governor B.S. कोशियारी over the choice of the assembly speaker। अब हम आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू's bumpy road ahead, ठीक है। So this will be the last article which I will be discussing। So Benjamin Netanyahu is back as the Prime Minister of Israel and now he has the country's most far-right religiously conservative government in history। So अगर आप देखेंगे कि पिछले 4 साल में कितना इलेक्शन हो गया इसराइल में? 5। ओके, अब यहाँ पे कौन जीत के आया? नेतन्याहू। बट इन्होंने जो अलायंस स्टिच किया है, दीज आर वेरी यू कैन से अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अल्ट्रा रिलीजियस रेडिकल ग्रुप्स। इनके आप डिमांड्स अगर देखेंगे तो दे वांट टू चेंज द सेकुलर लिबरल स्कूल एजुकेशन, दे वांट टू इंक्रीज द बजट फॉर रिलीजियस स्कूल्स, देन दे वांट टू एग्जाम येशिवा स्टूडेंट्स फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। Okay, they are also demanding that there should be more settlements in West Bank and laws that can pass the judicial review system। Fine। तो वहाँ के जो लोग हैं
उनको थोड़ा सा वरी हो गया। तो मिस्टर नेतन्याहू ने क्लैरिफाई किया दैट इजराइल विल नॉट बिकम अ halakhic state and it will not ban LGBTQ parades and it will remain a country of laws। अब यहाँ पे बात आती है, इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं, ठीक है, इट इज नोन फॉर इट्स इनोवेशन। पर अगर आप ऐसे पॉलिटिक्स में अगर ऐसे चीज़ें आने लगेंगी तो इकोनॉमिस्ट का कहना है कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो कम होने लगेगा। सर्विस सेक्टर जो है, टेक सेक्टर जो है, उसको बहुत ज़्यादा हिट करेगा एंड वो इकोनॉमी को भी इम्पिंच कर सकता है बिकॉज टैक्स सेक्टर इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ इजराइल्स टोटल इनकम टैक्स रेवेन्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द वर्कफोर्स। देन if you will just see that 400 Israelis from the tech industry, they have written a letter to Mr. Netanyahu warning him that his coalition's desired policy will harm the sector and drive away the foreign investment। Fine। उसके बाद अब नेतन्याहू का अगर हम देखेंगे तो नेतन्याहू जो है वो काफ़ी वीक पोजीशन में है, उनको मिली है सिर्फ 32 सीट्स। ठीक, अब वो बाकी लोगों के साथ अलायंस स्टिच कर रहे हैं विच आर अल्ट्रा रिलीजियस अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप्स विच में पुट प्रेशर ऑन हिम टू फॉलो दिस पॉलिसीज। और अब हम आते हैं वेस्ट बैंक की तरफ। ये नाम हम बहुत सुनते हैं, वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स, वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स। तो ये वेस्ट बैंक, पहली बात तो ये समझिए कि इसको हम वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं। ठीक है, रिवर का कॉन्सेप्ट है ये। तो एक जॉर्डन रिवर है जो इजराइल से फ्लो होता है, उसके वेस्ट साइड पे जो सेटलमेंट है उसको कहते हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो है इजराइल ने कैप्चर किया था 1967 के 6 डे वॉर में। ठीक, 6 डे वॉर के टाइम वेस्ट बैंक को कैप्चर किया गया था। फाइन। अब यहाँ पे आइडिया क्या है, टू इंक्रीज द इजरायली पॉपुलेशन इन वेस्ट बैंक, सो टू बिल्ड द सेटलमेंट्स। बट ये वेस्ट बैंक एग्जैक्टली किसको बिलोंग करेगा, पैलेस्टीनियंस को। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजरायली फोर्सेस एंड पैलेस्टीनियंस लीडिंग टू डेथ्स। मिलिट्री एक्शंस लिया जाता है, फिर पैलेस्टीनियंस लोग मरते हैं। ठीक है, इट फ्यूल्स द पैशन फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड मेकिंग द सिचुएशन प्रिकेरियस। Okay, now coming to Peru in peril, so government and opposition must agree on an early date for fresh elections। तो यहाँ पे आपको दो नाम मैंने कल भी बताया था जो याद रखना है। एक तो है मिस्टर कैस्टिलो, ठीक है, और जो फॉर्मर स्कूल टीचर थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, हम्बल बैकग्राउंड से थे और इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट 2021 में और इनका ख़त्म होने वाला था 2027 में। बट इनको 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया इनके अगेंस्ट, पर तीसरी बार जब लाने को हुआ तो ही एबॉलिश दी कांग्रेस एंड ही वांटेड टू रूल बाय हिज ओन डिक्री बट ही वाज आउस्टेड एंड रिप्लेस्ड बाय प्रेसिडेंट दीना बोलुआर्टे। अब जैसे ही इनको प्रिजन में डाला गया, ठीक है, हु इज करेंटली इन जेल, जो इनके सपोर्टर्स थे, ठीक है, जो उनको ये इस तरीके से देखते थे पेड्रो कैस्टिलो को कि इनको he is from a humble background, okay, and he must be allowed to complete his term। तो अब now they are demanding two things, या तो इनको रिस्टोर किया जाए या तो जल्दी से जनरल इलेक्शन हो। ठीक है, तो द प्रोटेस्ट विच इज गोइंग ऑन इन पेरू इज बिकॉज ऑफ दिस डिमांड, आइदर द इंस्टॉलेशन ऑफ पेड्रो कैस्टिलो, ठीक, और जनरल इलेक्शन। अब पेड्रो कैस्टिलो का प्रॉब्लम क्या है, इनके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, ठीक, साथ साथ में ही इज कंसिडर्ड एज एन आउटसाइडर। ठीक, सो ही कुड नॉट मैनेज द कांग्रेस। ठीक है, एंड देन कांग्रेस जो है they voted to fire him twice but failed to garner the enough support। Got it? So friends, that's all for today। We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis। Till then, have a nice time, take care, thank you।